मैं आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो 2026 में होने जा रहा है। अ, तो जिनका भी पेपर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे फॉर्म को भरे हुए हैं, उनको पता है कि 3 अगस्त से आपका 21 अगस्त तक पेपर पेपर होने वाला है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि डेली ही सुबह और शाम आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ऑल सब्जेक्ट के आपके जो है मैंने क्लास भी स्टार्ट कर दिया है ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी के जो है एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मॉक टेस्ट को आप अंत तक देंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भर रखा है, बिल्कुल आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल ये पीडीएफ बिल्कुल मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जहां से आप आसानी से इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको ये पीडीएफ चाहिए, वो जो है आप लोगों के स्क्रीन पे जो है व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे जो है मैसेज कर दीजिए और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी, हर एक क्लास का जो है नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिएगा, जिनको भी आवश्यकता है तो मैसेज जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर पहले के राइट उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर पहला, बात किया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का, तो आपको याद रखना है यकृत। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है यदि मंकी को ये लिखा जाता है तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों को। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रीजनिंग का प्रश्न है। मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि आपका जैसा पेपर आता है, ठीक है, हम पेपर के बिल्कुल जो है आधार पे गेस किए हुए प्रश्नों को कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस होगा, हर एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखोगे एम के लिखा है एन, मतलब एम प्लस वन करिएगा तो एन हो जाएगा। ओ के बाद होता है पी, मतलब प्लस वन। एन के बाद फिर लिखा है एन के बाद लिखा है एम, मतलब इस बार तो माइनस वन किया है। के लिखा है, के बाद लिखा है एल, मतलब इस बार प्लस वन। अब उसके बाद से देखिएगा ई, ई के बाद एफ, इस बार प्लस वन। और आपका क्या है वाई, वाई को लिखा है यहाँ पे जेड, मतलब यहाँ पे भी प्लस वन। तो आप यही लॉजिक लगा दो यहाँ पे। टी को क्या लिखा है, टी में प्लस वन करोगे, टी के बाद यू, आई के बाद जे, जी के बाद से क्या आता है एच, एफ के बाद से क्या लिखा ई लिखा है, ई है कि एफ है, ई है। ई के बाद से एफ, और आर के बाद से एस। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
ये कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जी UJHFS। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि एक छावनी में 1209 सैनिकों के लिए 20 दिनों की जो है राशन है। यदि 403 सैनिक और आ जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे। चलिएगा यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप देखोगे तो एक छावनी है जिसमें टोटल जो है व्यक्तियों की संख्या है 1209। इसने कहा है कि 20 दिन ये भोजन कर सकते हैं, तो 1209 लोग हैं और 20 दिन भोजन करेंगे तो इंटू 20 कर देंगे बराबर। इसने कहा है यदि 403 सैनिक और आ जाएं, 403 सैनिक इसमें और आ जाएं, तो यहाँ पे 1209 तो थे और 403 सैनिक आ जाएंगे तो ये कितने सैनिक हो जाएंगे? 9 3 12 के 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 12 4 16 हो जाएगा। 1612 जो है सैनिक आ जाएंगे। तो ये सामग्री कितने दिन चलेगा? तो ये यहाँ पे हो जाएगा डे। अब इसी को जो है आपको क्या करना है? निकाल देना है। अब यहाँ से काट लो। 4 के पहाड़े में 4 पचे 20, 4 के पहाड़े में 4 चौका 16 और 0 हो जाएगा 4 तिहाई 12। फिर ये 4 के पहाड़े में 4 तिहाई 12 3, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 बराबर डे। अर्थात ये जो व्यक्ति हैं 1612 आदमी, तो ये अब 15 दिन ही यहाँ पे भोजन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर है। अगर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर मिला तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आपको ग्रुप डी की बेहतर तैयारी करनी है, जो आपके अंतिम के दिन बचे हुए हैं, जो भी आपके पास समय है उसमें अगर आपको लगता है सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आप डेली क्लास करो, ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर किस कारण दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न का राइट उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए किस कारण दिखाई देते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, अपवर्तन के कारण। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहली पेंजेन पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर छठे पे आ चुके हैं, सभी लोग यहाँ पे बताइएगा कि क्या होने वाला है। भारत में पहली
पैसेंजर ट्रेन की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1853, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत बहुत वीवीआई है, स्टार कर लो। मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे जिस तरीके से प्रश्नों को देख रहे हो, पेपर देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको ग्रुप डी में 100% आने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हो, अगर डेली क्लास कर लेते हो तो 100% आपको तो एक सीट पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर बात की जाए इस प्रश्न की तो देखिए 7 से लिखा है 15, तो हम देख रहे हैं कि 7 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 15। फिर 15 के बाद लिखा है 31, तो अगर हम 15 में 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 15 दूना 30 और 1 31। लॉजिक पता आपको चल गया होगा। फिर 31 में अगर आप 2 से गुणा करोगे और 1 जोड़ दोगे तो 31 दूना कितना हो जाएगा आपका, जो है 62 और 1 63। मतलब लॉजिक सीधा सीधी हमें पता हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 62। गुणा कर लो, 7 दूना 14 और 1 15। फिर 2 दूना का 4 और 1 5 और 1 255 हो रहा है ना, 2 में 255। 255 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर अव्यवस्थित की गई है? क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बताएंगे सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर यहाँ पे है परमाणु क्रमांक पर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी ये जो है परमाणु क्रमांक पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आपके सामने है 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि 10 आम और 13 सेब का कुल मूल्य जो है 134 रुपया है। यदि 4 सेब का मूल्य 15 आम के मूल्यों से 13 रुपया कम है तो आम का मूल्य कितना है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले आपको करना क्या है, इसने कहा है कि 13 ठो आम है, 10 ठो आम है, ठीक है। 10 आम है, मान लेते हैं 10 एक्स आम। अ, आम आम में एक्स से गुणा करो और सेव की कीमत जो है वाई रख लो, ठीक है। ये टोटल मिला के हो जाएगा 134। अगर आम का दाम 100 रुपया है और सेव का दाम वाई है तो 10 एक्स प्लस 13 वाई बराबर 134। इसने कहा है कि 4 सेव सेव की कीमत वाई रुपया है। 4 सेवों का मूल्य 15 आमों के मूल्य 15 आम 15 आम का मूल्य कितना है एक्स। 15 आम के मूल्य से 13 रुपया कम है। 4 सेव का मूल्य जो है 15 आमों के मूल्य से 13 रुपया कम है। तो कम है मतलब यहाँ पे माइनस कर लो, बराबर हो जाएगा 13। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सेवों का मूल्य जो है 15 आमों के मूल्य से 13 रुपये कम है, 13 रुपया कम है।
15 सेवों के मूल्य से 13 कम है। 15 सेवों के मूल्य से यहाँ पे लिखा है भाई साहब। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि ये जो लिखा है ये क्या है। आप देखो, इसने कहा है 4 सेव का मूल्य, तो 4 सेव 4 बाई 15 सेवों के मूल्य से 13 कम है। 15 सेव के मूल्य से 13 रुपये कम है, तो 13 रुपये यहाँ पे कर लो। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण बना लेना है। अगर आप 13 को इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा 13 बराबर 15x-4y। ठीक है, यानी कि समीकरण ये दूसरा हो जाएगा कि 15x-4y बराबर 13। अब एक ठो समीकरण ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू आप काटोगे तो आ जाएगा कितना, 4। अर्थात एक आम का मूल्य जो है 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसमें कर लेना 3 से गुणा और इसमें कर लेना जो है 2 से गुणा, आपका आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है, सभी लोग बताएंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि बुक को ये लिखा जाता है तो पेन को क्या। चलिएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कितने अक्षर हैं, दो, दो चार, दो छः, एक सात, तो 7 अक्षर है, इधर तो 4 ही है। तो यहाँ पर लिखा किस तरीके से है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो ये जो है बी है। ठीक है, बी को लिखा है यहाँ पे 2। अच्छा जी, बी को 2 लिखा है। फिर ओ का कितना लिखा है, 11। फिर ओ का 15। ये तो अलग अलग हो गया भाई साहब। फिर लिखा है के का 11। मतलब अगर हम देखेंगे तो पहला पहला अक्षर सेम लिखा है, मतलब आप समझो ये पहला अक्षर है तो कोड 2 लिखा है, तो पहला अक्षर पी है तो कोड 16 हो जाएगा, पहला सेम अक्षर है। फिर अंतिम का 11 है तो अंतिम वाला 11, यहाँ पे एन 14 पे है तो ये भी 14 पे हो जाएगा। मतलब में तो ये पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लो। दूसरा वाला ऑप्शन में क्या है कि ओ को लिखा है यहाँ पे कितना, 11 15। 11 15 यानी कि एक ठो ओ का तो कोड 15 लिखा हुआ है, एक ठो का 11 कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझेंगे अगर हम, तो यहाँ पे ई हो गया 5 पे। ठीक है, ई हो गया 5 पे, अर्थात यहाँ पे हमें जो है लॉजिक सीधा सीधी लगाना है कि बी का कोड 2 है, एच 21 पे है, और ओ 15 पे है। ठीक है, और एक ठो ओ के बदले यहाँ पे लिखा है एक, अलग से ये लिखा है भवेल के चलते। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, ई का कोड 5। तो यहाँ से आप देख लो कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ये आपको पता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन सा है, बताएंगे कि भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संविधान का जो उच्च सदन है इसे बोला जाता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि कोशिका के आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 कि दो संख्याओं का HCF यहाँ पे दिया गया है 23 तथा उनका योग 161 है। ऐसे संख्याएं ऐसे संख्याओं के कितने संभावित युग्म बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए दो संख्याओं का HCF 23 है तथा योग 161 है। तो ऐसे संख्याओं के कितने संभावित युग्म हो सकते हैं? तो ऐसे कितने संख्याओं के युग्म होंगे? यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा इसके पहाड़े में? 7। 7 आ रहा है ना, से भाग लग रहा है तो एक ही जोड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, भाग दोगे तो एक एक ही भागफल लग रहा है ना, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण आपको याद रखना है 1949 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर, 9 मीटर पूरब और 12 मीटर दक्षिण चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? बताइएगा। ये दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। मैंने आपको बताया है कि दिशा आपको पता होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति उत्तर चल रहा है, मतलब ऊपर चल गया कितना? 12, फिर वहाँ से पूरब चला अर्थात इधर चला है फिर से 9, ये 12 से फिर इधर 9, फिर वहाँ से किधर मुड़ा है? दक्षिण, दक्षिण अर्थात नीचे की तरफ मुड़ गया है कितना? 12। तो अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पे है? तो इसकी दूरी आप देख लो कितना हो जाएगा। ऊपर जब 9 है तो नीचे भी 9 ही हो जाएगा। और किस दिशा में है? तो पूरब दिशा में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे दोस्त जो क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और PDF ज़रूर ले लो, ठीक है, इन प्रश्नों के, क्योंकि बहुत काम आएंगे आपके जब एग्ज़ाम नज़दीक आया जाएगा तो। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? तो जिन बताया है मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि भारत की कुल भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कन्याकुमारी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और फिर से जो है 20% की छूट दी जाए तो अंकित मूल्य क्या होगा? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है, इस पे 10% मूल्य जो है बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा? 120। अब जो है इसका प्राइस हो गया 120। इसने कहा कि 20% फिर से आप इस पे कम कर दो। तो अगर यहाँ पे 100 रुपये दाम है वैल्यू, तो अब आप इसे बेचोगे 80 रुपये में, तभी तो 20 ठो यहाँ से कम होगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अठे 96, 12 अठे 96, मतलब पहले 100 रुपया था, अब जो ओवरऑल 96 हो गया। तो यहाँ पे कितने का कमी हुआ है? 4% की कमी। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक हर्स पावर बराबर होता है, एक हर्स पावर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि एक हर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हर्स पावर बराबर कितना होता है?
तो जिन्होंने बताया है 746 वाट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है यहाँ पे संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये हो जाएगा भाग 4A में, भाग 4A जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। साइंस का प्रश्न है और ये हर बार पूछा गया प्रश्न है ग्रुप डी में कि जो है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ए बी का भाई है। देखिए ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो जितना बोले उतना ही अगर आप करते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि ए जो है ये बी का भाई है, ए भाई है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई हो गया ए। कह रहा सी ए की माता है, ए की माता कौन है, सी, सी माता है, ठीक है जी। फिर कह रहा है डी सी का पति है, सी का पति कौन है, डी, ये पति पत्नी हो गए। फिर बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से, डी से संबंध बताना है, डी से बी को। अब देखो आप देखोगे तो सी का ये कौन है, पति, और इसकी ये कौन है, बेटा है, तो इसका भी बेटा होगा, ये पति पत्नी है तो। और ये दोनों भाई हैं, ये दोनों लिखा हुआ है पहले ही भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो ये जब बेटा है तो ये भी बेटा होगा। तो यहाँ पे पुत्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि डी का बी कौन है, पुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल के लिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है 1885, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा सभी लोग। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है D2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 29 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जिन्होंने बताया है 1919, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये हीमोग्लोबिन से होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 2017, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 32। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33 का है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग बताइएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है बताइएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, क्वेश्चन नंबर 34। तो जिन्होंने बताया है कि हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35।
ओजोन परत की सुरक्षा हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया? ओजोन परत की सुरक्षा हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो अंतिम के जो आपके पास 15 दिन का समय बच चुका है, आप उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे कर लो, ठीक है। और ये डेली क्लास आपको हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्लास कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।